दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू द इंडियन ज्योग्राफी क्लास नंबर 27। बहुत दिनों बाद शुरू कर रहे हैं अपन लोग। बीच में पीसीएस प्रीलिम्स 2025 आ गया था तो मैंने क्लास रोक दी थी ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा रिवीजन पर फोकस करवाता हूँ, नई नई चीज़ें नहीं देता। मैं सोचता हूँ कि मैं सोचता कि मैं आपको कहता हूँ कि आप पुराना रिवाइज करो, इसलिए मैंने बीच में रोक दिया था। अपन मिट्टियों वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, अगर आपको याद होगा तो काली मिट्टियों वाला जो है वो टॉपिक वो है ख़त्म हो गया था। अब आज अपन शुरू करेंगे वो आगे भारत की मृदाओं में ही लेटेराइट मिट्टी अपन समझेंगे साहब, ठीक है। लेटेराइट सॉइल, इसको इंग्लिश में भी लेटेराइट सॉइल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लेटेराइट मिट्टी। तो क्या चीज़ होती है भैया लेटेराइट मिट्टी, ये बताने से पहले जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि एक सक्सेस सीरीज के नाम से हम लोग सीरीज देते हैं। 8-10 मिनट का वो छोटा सा वीडियो होता है जो सिर्फ टेलीग्राम पर आता है। उससे आपको पीसीएस में, आरओ में, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ से आपको मदद मिलेगी। और ऐसा हुआ भी है, पीसीएस के पेपर में कई सारे क्वेश्चन आए, आरओ के पेपर में भी कई सारे क्वेश्चन आए थे। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ सक्सेस सीरीज के साथ फैक्ट सीरीज भी हमने शुरू कर दी है। टेलीग्राम पे आप धुआं मचा सकते हो फ्री में, बाकी आपकी इच्छा है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। अब अपन आते हैं लेटेराइट मिट्टी पर साहब। क्या होती है ये, कहाँ बनती है? देखो, जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर का मतलब है जहाँ पर तापमान थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और जहाँ वर्षा यानी बारिश भी थोड़ी ज़्यादा होती है, ऐसी जगहों पर आपको लेटेराइट मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जहाँ पर तापमान ज़्यादा है या बरसात ज़्यादा है, ठीक साहब, वहाँ पर आपको क्या मिलता है? लेटेराइट मिट्टी। तो लिख ले देते हैं साहब, जहाँ उच्च तापमान और अधिक वर्षा हो, ठीक है, और अधिक वर्षा होती है वहाँ लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है, ठीक साहब, वहाँ लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है। लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है, ठीक साहब। तो लेटेराइट मिट्टी का विकास कहाँ होगा? जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए और बारिश भी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ये शर्तें हैं यहाँ पे, ठीक साहब। अब देखो, पानी खूब बरस रहा है, टेम्परेचर भी खूब है, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखो, पानी तो खूब बरसा, ठीक है, तो जो आपने सुना होगा चूना, सुना है कि नहीं सुना? और आपने एक सुना होगा सिलिका, ठीक साहब। तो बस आपको एक ये फैक्ट टाइप का याद रखना है, बहुत दिमाग ही नहीं लगाना, कि चूना और सिलिका इनका वहाँ पे निक्षालन हो जाता है। क्या हो जाता है? निक्षालन। अब आपके दिमाग में आ रही होगी निक्षालन का भैया तोप है, इंग्लिश में इसको कहते हैं वीदरिंग, WEATHERING, इंग्लिश में इसको कहते हैं वीदरिंग, ठीक साहब। चूना और सिलिका का निक्षालन हो जाता है। मैं भी आपको बता रहा हूँ निक्षालन क्या होता है, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आप कर रहे हो, आप मतलब जो पेपर लगा रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है पढ़ाई का? कि आपको नौकरी लेनी है, यही तो उद्देश्य है। अब आप पेपर देने गए, तो मैं आपको बस एक कीवर्ड बता रहा हूँ कि आप अगर पेपर में कोई प्रश्न पढ़ें और उसमें ये निक्षालन वर्ड आ जाए, इंग्लिश में कहते हैं वीदरिंग वर्ड आ जाए, तो आप आंखें बंद करके लेटेराइट मिट्टी आंसर लगा देना। ये सवाल आईएएस में भी आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है, आरओ में भी आ चुका है और यूपी SSC में भी आ चुका है। ये कि किस प्रकार की मिट्टी में निक्षालन जो है, निक्षालन की प्रक्रिया होती है, वीदरिंग का प्रोसेस होता है। तो आप आंखें बंद करके लेटेराइट मिट्टी आंसर मार देना, ठीक है। निक्षालन वर्ड देखते ही लेटेराइट मिट्टी आंसर मार दोगे, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है। तो पहले ये लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि होता ही क्या है निक्षालन। ऊपरी तौर पर बता दे रहा हूँ, ऐसा कोई खास मतलब ज़रूरत नहीं है जानने की, क्योंकि उलझना नहीं चाहिए हमें। फिर भी मैं लिखवा देता हूँ आपको कि अधिक वर्षा के कारण, बारिश हो रही है ना खूब, तो अधिक वर्षा के कारण जल के साथ, ठीक है, जल के साथ चूना और सिलिका, अभी समझाया मैंने, चूना और सिलिका का निक्षालन, क्या चीज़? निक्षालन। इंग्लिश में इसको कहते हैं वीदरिंग, WEATHERING। बस ये जो आप जब भी ये निक्षालन पिक्षालन वर्ड देखें, आंसर क्या घुसेड़ देना? लेटेराइट मिट्टी, ठीक साहब, दिमाग लगाना ही नहीं है ससुर, बस निक्षालन देखो, इधर गोला भर दो लेटेराइट मिट्टी, काम खत्म, ठीक साहब। तो सिलिका का निक्षालन होता है, ओके, क्या होता है? निक्षालन होता है। तो निक्षालन यानी इंग्लिश में जो कहते हैं वीदरिंग, ये वर्ड आप देखते ही लेटेराइट मिट्टी आंसर मार देना, कलेश ही नहीं रखनी है साहब, ठीक है।
निक्षालन का मीनिंग मतलब एक तरह से होता है फ़िल्टर करना, सफाई करना। जैसे मान लो ये चूना है और ये कहाँ गया, चूना है और ये सिलिका है, तो इसमें कई सारी चीज़ें मिक्स होती होंगी। मतलब ये कुछ जैसे ये चूना साहब यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें चूना के साथ साथ गंदगी भी लिपटी होगी। तो निक्षालन का मतलब होता है कि गंदगी को फ़िल्टर करके प्योर प्योर चूना रह जाएगा, प्योर प्योर सिलिका रह जाएगी, सफाई टाइप की हो जाएगी, फ़िल्टर। चाय छानते हैं, चाय छानते हैं जब हम लोग, तो चाय की छलनी होती है, छन्नी कहते हैं इसको, छलनी। तो बस चाय छान देते हैं ना, बस वही होता है निक्षालन, छनना, छन छन के जो चीज़ें होती है ना, तो ये होता है फ़िल्टर करना, इसको कहते हैं आप निक्षालन। वो आपको समझना नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि निक्षालन आते ही घुसेड़ देना आंसर लेटेराइट मिट्टी। ठीक है साहब। ये वैसे नॉर्मली ना लाल रंग की होती है मिट्टी, ठीक है। तो यह है नॉर्मली, जनरली मतलब सामान्यतः लाल रंग की होती है। तो लेटेराइट मिट्टी है वो लाल रंग की होती है, लाल कलर की, तो सामान्यतः लाल रंग की होती है साहब। ओके, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ फर्जी मैं कराता नहीं हूँ। और ज़्यादातर ये जो मिट्टी है ना, वो ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पर चाय की खेती हो। ठीक है, चाय की खेती है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी को कहवा कहते हैं, कहवा है, काजू है, ठीक साहब, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, रबड़ है, इन सब की जो खेती होती है वहाँ पर ये मिट्टी बहुत यूज़ होती है। ठीक साहब। तो चाय, कहवा हो, कहवा मतलब कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, काजू, रबड़ आदि के लिए ये मिट्टी उपयोगी है। ठीक है, आदि के लिए उपयोगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आया है कि ये जो मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी, वो चाय मतलब इस तरह से आया है कि चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो ये लेटेराइट मिट्टी है साहब। ठीक है, एक बार काजू का भी पूछा गया था कि काजू के लिए मिट्टी सबसे अच्छी कौन सी है, तो लेटेराइट मिट्टी है। ठीक साहब। ओके, ये भी समझ लिया आपने। ज़्यादातर देखो चाय वगैरह कहाँ होती है, तो ये सब असम में होती है चाय ज़्यादातर। ठीक है, तो ये सब कॉफ़ी कहाँ होती है, कर्नाटक, केरल में होती हैं ज़्यादातर। तो इसका जो एरिया पड़ेगा, तो ये मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी, एक तो नॉर्थ ईस्ट में पाई जाएगी, तो साउथ इंडिया में पाई जाएगी। तो ये मिट्टी ज़्यादातर कहाँ पाई जाएगी, ज़्यादातर असम, मेघालय, इधर की तरफ ज़्यादा पाई जाएगी। और ये कॉफ़ी वगैरह साउथ इंडिया में होती है, तो आपका कर्नाटक में पाई जाएगी साहब, है ना, कर्नाटक। और आप कर्नाटक हो जाएगा, साथ में महाराष्ट्र हो जाएगा, तो इधर ये मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक साहब। तो ये मिट्टी ज़्यादातर असम, मेघालय, कर्नाटक, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है साहब। कौन सी मिट्टी समझ ली आपने, लेटेराइट मिट्टी समझ ली है। ठीक है भैया। अब देखो इसमें चाय, चलुआ, चाय, चैया, कौआ, काजू फाजू, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। वैसे फसल कम होती है इसमें। कौन सी फसल, जैसे गेहूँ है अपना, गेहूँ हो गया, या आपका चावल हो गया, ये सब चीज़ें कम हो पाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये खेती के हिसाब से देखा जाए, खेती के लिहाज से देखा जाए तो कम उपजाऊ है कि नहीं। लेकिन ये सब वैसी चीज़ है, ज़्यादा चाय फाय ज़्यादा बना पाती है साहब, चाय बना देगी, कॉफ़ी बना देगी, लेकिन जिसको गेहूँ बना दे जो मिट्टी, वो कम बना पाती है। तो इसका मतलब है कृषि के लिए कम उपयोगी है ये। ठीक है, कृषि के लिए कम उपजाऊ है, कम उपजाऊ। ठीक साहब। तो कृषि के लिए ये कम उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, कम उपजाऊ है। कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। समझ लिया आपने। ओके। अब देखो इसमें एक चीज़ और बताऊं, जो ये लेटेराइट मिट्टी है ना, ये सूख जाती है, जब सूख जाएगी तो ये फिर बहुत टाइट हो जाती है। सूखने के बाद एकदम से टाइट हो जाएगी, बहुत कड़ी हो जाएगी, एकदम टाइट करके तो बहुत कड़ी हो जाती है साहब, मतलब टाइट हो गई। तो टाइट हो जाती है ना, तो जो आप ये जो असम के लोग हैं, मेघालय की तरफ के जो लोग हैं, ये क्या करते हैं, यहीं पे ये मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। तो जब ये मिट्टी टाइट हो जाती है, तो असम की तरफ जितने घर बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, असम के लोग इसी मिट्टी की ईंटें बना लेते हैं, क्योंकि ये टाइट हो गई मिट्टी, तो इसी टाइट मिट्टी की ईंटें बना लेते हैं और इन्हीं ईंटों का प्रयोग वो घर बनाने में कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आया है कि किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग मकान की ईंटों के रूप में भी किया गया है। तो आईएएस में ये क्वेश्चन आया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। ओके साहब, तो लिख लेते हैं पूरी बात। यह है मृदा सूखने के बाद बहुत कड़ी, कड़ी का मतलब टाइट। ठीक साहब, कड़ी का मतलब होता है टाइट, कड़ी हो जाती है, इसलिए इसका प्रयोग
इसका प्रयोग मकान निर्माण में ईंटों के रूप में किया जाता है। ईंटों के रूप में भी किया जाता है। ईंटों के रूप में भी किया जाता है। तो समझ गए, ये मिट्टी जो है वो सूखने के बाद टाइट हो गई, इसलिए इसको हमने यूज़ क्या कर लिया, मकान जब बन रहा था, घर बन रहा था, उसमें ईंटों की तरह लेटेराइट मिट्टी का हमने यूज़ भी कर लिया साहब। देख रहे हो आनंद के साथ, ये भी आपने समझ लिया। ओके, अब आपने देखो कौन कौन सी अभी तक मिट्टी पढ़ ली। तो देखो आपने अभी तक पढ़ ली जलोढ़ मिट्टी, पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर आपने पढ़ी थी लाल पीली मिट्टी, ये इससे कम पाई जाती है। फिर आपने पढ़ी थी काली मिट्टी, ठीक है, जिसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक, ये और थोड़ी कम पाई जाती है। और सबसे कम पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। तो ये मैंने आपको पूरा फिगर भी बता दिया कि सबसे ज़्यादा कौन सी है, सबसे कम कौन सी है। पहले मैं बता चुका था, बात दोबारा कई दिनों बाद क्लास हो रही है तो समझ लिया आपने। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है जलोढ़ मिट्टी, उससे थोड़ी सी कम है लाल पीली मिट्टी, फिर उससे भी थोड़ी कम है काली रेगुड़ मिट्टी, और सबसे कम है हिंदुस्तान में लेटेराइट मिट्टी। अब थोड़ा बहुत एक कुछ फैक्ट होते हैं दोस्तों, मेन तो यही वाली मिट्टी होती हैं। लेकिन जैसे आपने स्पेशल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जो पर्वतीय मिट्टी के बारे में। पर्वतीय मिट्टी, ठीक साहब, पर्वतीय मृदा, इंग्लिश में इसको कहते हैं हिली सॉइल्स, HHI, हिल माने पर्वत, तो हिंदी में वो वाई और घुसेड़ दो इसमें तो हिली हो गया, हिली सॉइल। अंग्रेजी मीडियम वालों की अलग ही है भाई, पर्वतीय मिट्टी बोलने में उन्हें शर्म आएगी है, हिली, आहा हा, हिल गई तो हिला दिया अरे मतलब हिल गई थोड़ा सा पर्वतीय को हिला दिया कहते, तो मैं क्या करूँ, नाम ही ऐसा है, क्या करें, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। तो हिली मिट्टी है साहब जी, हिली मिट्टी बोलते तो हिला, अंग्रेजी में थोड़ा हिला मिट्टी होती, ठीक था। तो मिल गई, हिल गई मिट्टी, पहाड़ों वाली मिट्टी है साहब, ये पहाड़ों में पाई जाती है थोड़ी सी। तो ये कहाँ पाई जाएगी, पहाड़ों में, तो पर्वतों के ढालों पे पाई जाएगी साहब, पर्वतों के ढलान पर। जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं ऐसे ऐसे, तो ये जैसे ढलान सा एरिया है तो यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो पर्वतों के ढलान पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है साहब। ओके, और एक इसमें फैक्ट याद रखना है कि ये थोड़ी एसिडिक होती है, अम्लीय होती है ये, ठीक है। तो ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है, अम्लीय समझ रहे हो, एसिडिक होती है, ठीक है। तो अम्लीय नेचर होता है इसका, एसिडिक नेचर होता है। तो अम्लीय प्रकृति की ये मिट्टी है, कौन सी, पर्वतीय मिट्टी, ठीक है साहब। ये भी आपने समझ लिया। क्यों है ये एसिडिक थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर कारण क्या है इसका अम्लीय मिट्टी होने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म। तो जीवाश्मों की अधिकता है यहाँ पर, इसीलिए ये मिट्टी थोड़ी सी अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, ठीक साहब। जीवाश्म समझते हो, जो लोग जैसे कई सारे जानवर मर गए, दब गए वहीं पे, तो उनका डिकम्पोज नहीं हो पाए वो, तो उसको जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। तो जीवाश्मों की अधिकता है, इसलिए ये मिट्टी एसिडिक है, अम्लीय है, जो पर्वतों के ढलान पर पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, पर्वतीय मिट्टी। ये भी आपने समझ लिया साहब। इसी तरीके से दोस्तों एक मिट्टी और होती है, उसको कहते हैं लवणीय मृदा। क्या कहते हैं, लवणीय, लौड़ी नहीं लवड़ी है, ठीक है, लौड़ी कह दो तो मैं, लौड़ी नहीं लिखा है, ये लवड़ी लिखा है, लवड़ीय मृदा है साहब। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेलाइन, SALINESOIL, सलाइन सॉइल, लौड़ीय मृदा, ठीक साहब। हम लोग अपने दोस्तों के साथ जब पढ़ाई करते थे तो इसको लौड़ीय मृदा कहते थे, लौड़ीय मृदा है साहब, लौड़ी, तो लौड़ी मृदा आया था, लौड़ी मृदा नहीं तो लवड़ा होती तो क्या लवड़ा मृदा है कि नहीं है मतलब हम लोग तो है सब हंसी मजाक करते रहते हैं। मान लो ये लवड़ीय है, लवड़ा होती तो क्या कहते, लवड़ा मृदा है, ससुर लवड़ा मृदा है ये, है कि नहीं, तो लवड़ा नहीं है, लवड़ी है कि नहीं। तो साहब लवड़ी मृदा है, देखते हैं। तो ये लवड़ी मृदा क्या होती है साहब, तो लवड़ी मृदा का मतलब ये है कि जहाँ थोड़ी सी मतलब खट्टापन ज़्यादा हो, जिस मिट्टी में थोड़ी सी, जैसे ये एसिडिक है तो ये थोड़ी सी बेसिक हो, बेसिक को हिंदी में कहते हैं क्षारीय मिट्टी टाइप की हो, ठीक साहब। तो ये जो होती है वो लवड़ीय मृदा हो जाती है साहब, लवड़ीय मृदा। लवड़ीय मृदा मतलब एक तरीके से ये क्या होगा, जहाँ लवण ज़्यादा होंगे, सॉल्ट कहते हैं ना, सेलाइन मतलब सॉल्ट, तो जहाँ लवणों की अधिकता होगी, ठीक है, लवणों की अधिकता जहाँ होगी वहाँ पर क्या पाई जाएगी, लवड़ीय मृदा।
तो लवणों की अधिकता वाले क्षेत्र में लवणीय मृदा खूब पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो आप, कहाँ पे ज़्यादा है लवण साहब, तो ये आपके पंजाब हरियाणा की तरफ जो एरिया है, पंजाब हरियाणा वाला जो एरिया है, वहाँ पर ये खूब सारी मिट्टी इस तरह के पाई जाती है। कौन सी? लवणीय मृदा। और इसको जो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र, वहाँ पर इस मिट्टी को, किस मिट्टी को? लवणीय मृदा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है साहब? एक नाम है रेह, रेह, ठीक से लिख दूँ मैं, रेह, ठीक साहब, रेह। एक ऐसे ही नाम है आपका ऊसर, ऊसर। एक आपका नाम है कल्लर, ठीक है, कल्लर के नाम से जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आया था कि रेह, ऊसर और कल्लर क्या हैं। आइए इसमें आया था क्वेश्चन कि रेह, ऊसर और कल्लर क्या हैं, और ऑप्शन में दिए थे वन, मृदा, झील और पठार। इस तरीके से ऑप्शन थे। तो ये रेह, ऊसर, कल्लर क्या है? मृदा है, मृदा, मृदा यानी मिट्टी है, सॉइल है कि नहीं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी तो बहुत आसान लग रहा है आपको, तो इस तरह से भी आता है कि भारतीय भूगोल में चर्चित शब्द रेह, ऊसर और कल्लर क्या हैं। तो ये मृदा है, मिट्टी है साहब। और कौन सी मिट्टी है ये? सैलाइन सोल है, लवणीय मिट्टी है, और वो भी जो पंजाब हरियाणा क्षेत्र में जो पाई जाती है, इसलिए उसका लोकल नेम है, स्थानीय नाम है रेह, ऊसर और कल्लर। लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर लवणों की अधिकता होती है, लवणों की अधिकता होती है, वहाँ पर पाई जाती है साहब, ठीक। अब मान लो कि कोई मिट्टी है साहब, ठीक, जैसे ये मिट्टी है और यहाँ पर खूब सारे सॉल्ट है, मतलब खूब सारे लवण है, और हम उसको, मिट्टी को, लवण ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो मिट्टी अनउपजाऊ हो जाएगी। जाहिर सी बात है, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर इस अनउपजाऊ मिट्टी को हमें उपजाऊ मिट्टी में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, ये तो बेकार की मिट्टी है क्योंकि लवण ज़्यादा है, काम ही नहीं आ रही, खेती बाड़ी नहीं हो पा रही, इसको हमें उपजाऊ मिट्टी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? तो ऐसी दो तत्व हैं, एक है जिप्सम और एक है पायराइट। तो यानी जिप्सम का और पायराइट का यूज़ करके हम इस लवणीय मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी में चेंज कर सकते हैं। किसका? जिप्सम का और पायराइट का, ठीक साहब। तो ये चीज़ें भी कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो लिख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। लिखो साहब, अगला पॉइंट क्या है कि जिप्सम, जिप्सम और पायराइट है ना, पाइराइट, जिप्सम और पायराइट, ठीक है, का प्रयोग करके लवणीय मृदा को कृषि योग्य बनाया जा सकता है, कृषि योग्य बनाया जा सकता है। किसका यूज़ किया हमने ये? अगर खेती, जिप्सम का और पायराइट का। क्यों यूज़ किया? क्योंकि जो लवणीय मृदा थी वो तो अनउपजाऊ थी, उसको हम खेती बाड़ी के काबिल बना सकें ताकि भैया कुछ काम आए। तो ये भी आपने समझ लिया साहब, लवणीय मृदा है साहब, लवणीय मृदा, ठीक। तो इस तरीके से आपने ये लवणीय मृदा भी समझ ली और पर्वतीय मिट्टी भी समझ ली, और लेटेराइट कहाँ गई? ये देखो, लेटेराइट मिट्टी भी समझ ली। और आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा, और सब सही चल रहा है। आई है दिवाली, हाँ दिवाली आ रही है, देखो तो सही है, एकदम गाल पे मस्करा लग गया है। लड़कियों मज़ा आ गया होगा भाई साहब, फ़ोटो खींचेगा, फ़ोटो हाथ में दीपक लेके फ़ोटो खींचेगा, हा हा, फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगेगी। OMG दिवाली, दिवाली 2K25, हैशटैग क्यूटनेस, हैशटैग दीपक, हैशटैग स्माइल, हैशटैग फेस्टिवल। अरे तुम्हारी घंटा ऐसी लड़कियों का अगर कोई फोटो लगे तो इतने तो हैशटैग लग जाते हैं संग में। आहा, मैं तो यही देखता हूँ किसने कौन सा हैशटैग लगाया। आय हाय, अलग ही भाई साहब, क्या करूँ, जवानी है भाई, जवानी तड़प ही ऐसी है, रहा नहीं जाता। और हम देखो लौंडे लोग, लौंडे लफाड़े लड़के लोग, फ़ोटो खिंचवाना तो भाई साहब खिंचवा लेंगे, कपड़े के में वही चप्पल पहन लेंगे, नीचे लड़के लोग ऊपर लोअर टी शर्ट डाल ली तो डाल ली, नहीं ससुर नंगे ही खिंचवा लेंगे, ठीक से। लड़के लोग ज़्यादा तैयार नहीं होते दिवाली फिवाली पे। लड़कियां तो 2-4 घंटा जब तक मेकअप ना थोप लें अपनी खोपड़ी पे, थोपड़े पे, तब तक उन्हें दिवाली उनकी मनेगी नहीं साहब। हाथ में दीपक लेके जो फ़ोटो आएंगे ना भाई साहब, तुम देखना
हिंदुस्तान में दिवाली वाले दिन इलाका धुआं धुआं ना हो जाए तो देख लेना तुम साहब जितनी लाइट लगती है ना घर में, वो सब इनकी रोशनी के सामने, लड़कियों की चमक के सामने सब फीकी पड़ जाएगी। देख लेना भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। दिवाली आने दो, धुआं मचा दूंगा भाई साहब, धुआं। आगे बढ़ते हैं अपन लोग और देखते हैं अपन, एक आध मिट्टी रह गई हो तो आई, खूब मिट्टी देख देख के फिर चिट्ठी आई है किधर, मिट्टी आई में कर देना। एक मिट्टी और है साहब आखिरी, फिर ये मिट्टी का टॉपिक ख़त्म हो, कलेश ख़त्म हो इसकी। इसको कहते हैं साहब पीट एवं जैव मृदा। ठीक साहब, पीट एवं जैव मृदा, इंग्लिश में इसको कहेंगे पीट। इंग्लिश में पीट को पीट ही कहेंगे, एवं को एंड बोलते हैं, एंड। आहा, एवं की जगह एंड लिख देना जरा, मज़ा आ गया साहब। जैव को कहते हैं बायोटिक, बायोटिक। मृदा को कहते हैं अंग्रेजी में सॉइल। तो अंग्रेजी मीडियम वाले देख लो भैया, पीट एंड बायोटिक सॉइल, ये तो पता ही होगी तुम्हें। एवं को इंग्लिश में एंड बोलते हैं। आय हाय हाय, अंग्रेजी देखो कैसे, अंग्रेजी मीडियम वाली लड़कियां देखो, आहा। यस यस आई नो, एवं मीन्स एंड, यस आई नो, आई नो ऑल्सो कि यू नो। ठीक है मुझे भी पता है कि तुमको पता है, ज़्यादा लेवल मत करा करो अंग्रेजी था। तो देखो भैया, पीट एवं जैव मृदा का होवे साहब, तो जे कुछ ना होवे, मट्टी होवे एक तरीके से, लेकिन कैसी होवे साहब। जो आपने देखा होगा, जैसे जो नदी होती हैं, नदियों का अपना अपना डेल्टा होता है। तो जो नदी होती हैं, तो जहाँ जहाँ डेल्टा बनाती हैं, उसी डेल्टा वाले हिस्से में जो मिट्टी पाई जाती है उसको कहते हैं पीट एवं जैव मृदा। ठीक साहब, तो डेल्टाई जो क्षेत्र होते हैं, डेल्टा का जो एरिया होता है, वहाँ पर ये पाई जाती है। और ये भी थोड़ी सी मैसे जो मिट्टी है ना, ये हल्के से नीले कलर की होती है साहब, नीले कलर की। ब्लू है पानी, पानी की जगह ब्लू है मिट्टी, मिट्टी। आज ब्लू है मिट्टी, मिट्टी 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 है तो फिर ये ब्लू है पानी की जगह ब्लू है मिट्टी। ठीक साहब, तो ये कहाँ पाई जाती है, डेल्टा वाले एरिया में, नीली नीली कलर की होती है साहब। लिख लेते हैं भैया, नीले ही कलर से लिखेंगे। तो लिखो, इस मृदा का निर्माण, इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्रों में होता है साहब। डेल्टाई क्षेत्रों में होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसका रंग कैसा होता है भैया, नीला। ब्लू है पानी, पानी। ठीक साहब, तो इस मिट्टी का रंग नीला होता है। मज़ा आ गया साहब, ब्लू, यस ब्लू, इस मिट्टी का रंग नीला होता है। अंग्रेजी मीडियम, नीला को ब्लू कहते हैं, पता है कि नहीं पता? पता है ना, तो बस इतना पता होना चाहिए। इतना नहीं पता होगा तुम्हारी अंग्रेजी निकाल दूँ 2 मिनट के अंदर। ठीक है साहब, तो इस मिट्टी का रंग कैसा हुआ भैया, नीला, ब्लू। यस, ब्लू होता है। तो ब्लू तो भाई साहब मिट्टी का कलर हो गया। क्यों होता है भैया मिट्टी का कलर नीला? ऐसी कौन सी इसमें तोप चल रही है जो मिट्टी का कलर नीला है? क्योंकि इसमें कुछ पाया जाता है। ब्लू इसलिए होता है क्योंकि इसमें फेरस, आयरन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फेरस, आयरन। फेरस समझ रहे हो, लोहा। अंग्रेजी मीडियम वालों ज़्यादा फेरस फेरस पता होगी। लोहा, आयरन समझ, तो आयरन, लोहा। ठीक है, लेकिन जो तत्व है उसका नाम दिया भैया फेरस, आयरन, तो वही अपन को याद करना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ साथ में ब्रैकेट में लिख लो, फेरस आयरन की उपस्थिति। फेरस आयरन की उपस्थिति के कारण नीला रंग होता है। तो ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, फेरस आयरन की उपस्थिति के कारण कैसा रंग हो गया भैया? नीला है। ठीक साहब, नीला कलर हो गया। और एक चीज़ हमें याद रखनी है कि ये भी जो मिट्टी होती है ना, पीट वाली साहब जो मिट्टी होती है, वो एक चीज़ के लिए बड़ी स्पेशल है। क्यों स्पेशल है साहब? आपने नाम सुना होगा दोस्तों, मैनग्रोव्स का। मैनग्रोव का नाम सुना है? तो मैनग्रोव्स जो होते हैं वो वहीं पनपते हैं, वहीं उगते हैं, वहीं पैदा होते हैं जहाँ पे ये पीट वाली मिट्टी पाई जाती है। समझ रहे हो? तो मैनग्रोव्स का नाम सुना हो आपने, तो ये मैनग्रोव्स का नाम भी आप सुन लो साहब। तो कहाँ पे मैनग्रोव्स वाली मिट्टी में कौन सी यूज़ होती है? पीट मिट्टी। तो लिखो, पीट मृदा वाले क्षेत्र में। पीट मृदा, पीट वाले लिख गया ना, ये दिल वाले की जगह लिख गया जैसे। पीट मृदा वाले क्षेत्र में
वाले क्षेत्रों में ही का मतलब है कि सिर्फ वहीं उगेंगे मैंग्रोव जहाँ पर पीट मृदा है। तो पीट मृदा वाले क्षेत्रों में ही मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। ठीक साहब, मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव्स तो जानते हो ना, वो पेड़ टाइप के होते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। क्लियर है भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये भी कथा आपने समझ ली। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब आपने पीट फीट ईट मिट्टी, जितनी इट्टी मिट्टी थी सब समझ ली। पीट मिट्टी भी समझ ली कि भैया जहाँ जहाँ डेल्टा बनेगा नदियों के द्वारा वहाँ वहाँ पे पीट मिट्टी पाई जाएगी। रंग इसका नीला है। कैसा है? ब्लू। बोलो ब्लू। ब्लू बोलने में मज़ा आ जाता है साहब। क्यों है ब्लू? क्योंकि फेरस आयरन है। और ठीक है, और कहाँ ये मैंग्रोव वनस्पति जो कहाँ उगती है? जहाँ जहाँ पीट मिट्टी के क्षेत्र होते हैं। अब आप लिखो एक नोट। नोट बहुत ज़रूरी है लिखना भाई साहब। क्या नोट लिखनी है? तो आपने देखो बालू सुनी होगी, बालू। ठीक, सुनिए बालू। जो बालू होती है वो मोटी होती है, पतली होती है। ऐसे एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया तो आपको हमेशा याद रखना है कि बालू जो है वो मोटी होती है। इससे कम मोटी होती है गाद। इसको कहते हैं सिल्ट, SILT। ठीक है, और उससे भी कम मोटी होती है यानी सबसे पतली होती है, उसको कहते हैं मृत्तिका, इंग्लिश में कहते हैं क्ले। तो ये इसका साइज़ बहुत पूछा गया है कि जो इसकी जो बालू मोटी होती है कि गाद मोटी होती है कि मृत्तिका यानी क्ले मोटा होता है। इसको सीक्वेंस में लगवाया गया है, ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह में। तो बालू सबसे ज़्यादा मोटी होती है, फिर उससे कम होती है गाद, और सबसे कम होती है क्ले। ठीक है, जो मैं साइज़ भी लिखवा दे रहा हूँ। बालू जो होती है वो लगभग 2 मिलीमीटर के बराबर होती है। ठीक है, 2 मिलीमीटर के साइज़ का हिसाब किताब होता है इसका। जो व्यास कहते हैं ना, जैसे ये व्यास जो कहते हैं हिंदी में। ठीक साहब, तो ऐसी जो गाद होती है, सिल्ट होती है, इसका जो व्यास होता है वो 0.05 mm के बराबर होता है। ये याद नहीं करना, मैं आपको बस लिखवा दे रहा हूँ। और जो क्ले होती है वो 0.002 मिलीमीटर के व्यास के बराबर होती है। ठीक है, ये व्यास है इसका। इंग्लिश में क्या कहते हैं व्यास को यार? रेडियस तो शायद, रेडियस तो त्रिज्या को कहते हैं। जो 2 × R होता है, 2 × रेडियस होता है, वो उसको कहते हैं हिंदी में व्यास। अंग्रेजी में मुझे पता नहीं, सॉरी। मैंने आपको इसका आकार भी बता दिया। ठीक है, तो बालू का आकार सबसे बड़ा है, फिर सिल्ट का है, फिर लास्ट में क्ले का है। क्लियर है साहब? ये भी आपने समझ लिया। एक और नोट लिखो अपना। नोट क्या है? आपने एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड सुने होंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सुनी है कि नहीं सुनी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड। तो ये हिंदुस्तान में कब लॉन्च हुई थी? 2015 में। कब लॉन्च हुई है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना? 2015 में। ठीक साहब, कहाँ से शुरू हुई थी ये? तो ये राजस्थान से शुरू हुई थी। ठीक साहब, राजस्थान से शुरू हुई थी 2015 में। ठीक साहब, तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड इस तरीके से कभी कभी आ जाता है ना कि हेल्थ सॉइल मृदा, मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड की स्टार्टिंग कब हुई है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 2015 में हुई है, राजस्थान में हुई है। सूरतगढ़ राजस्थान में एक जगह पड़ता है, वो जानना जरूरी नहीं है। राजस्थान से ये हुई है साहब। और देखो एक दो नोट और हैं। जैसे नोट होता है ना, जब टॉपिक ख़त्म होता है तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने एक योजना सुनी होगी, मिष्टी योजना। मिष्टी योजना, MISHTI, मिष्टी योजना। ठीक साहब, तो ये मिष्टी योजना के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। जो मिष्टी योजना है वो शुरू हुई है 2023 में। ठीक साहब, क्यों शुरू हुई है ये? एम से क्या चीज़ है? तो एम से ही जो अभी आपको मैंने मैनग्रोव बताए थे, ये मैनग्रोव वन होते हैं एक। ठीक है, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, उसको उनकी देखभाल करने के लिए, उनका विकास हो सके, उनमें दिक्कतें ना आए, तो ये मिष्टी योजना 2023 में शुरू की गई थी। और ये किसके लिए? मैनग्रोव वनस्पतियों के लिए। ठीक है, मैनग्रोव वनस्पतियों के लिए। ठीक है, ताकि उनका विकास हो सके, उनको वो डेवलप हो सकें, वो भारत के मतलब एरिया जो मैनग्रोव्स वन है उनमें कमी ना आए बल्कि वृद्धि हो, इसके लिए ये 2023 में शुरू हुई है मिष्टी योजना। शायद ये PCS 2025 में शायद इस तरह कोई क्वेश्चन आया भी है मिष्टी योजना वाला, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये 2023 में शायद उसमें 2025 वाले पेपर में आया भी है ये शायद क्वेश्चन, देखना शायद आया है।
तो ये मिष्टी योजना 2023 में शुरू हुई है मैंग्रोव वनस्पति के लिए, जबकि सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब शुरू हुआ है? 2015 में शुरू हुआ है। ये भी आपने समझ लिया। और देखो साहब, एक नोट और है साहब, आपने केंचुए का नाम सुना होगा, केंचुआ, केंचुआ सुना है? केंचुआ ये मिट्टी में घूमता रहता है आराम से, ठीक है, मिट्टी में घूमता है। तो क्या होता है, केंचुआ जब मिट्टी में चलता है तो इससे मिट्टी की ना जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है। तो केंचुआ है ना, वो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करता है। इसमें एक खासियत होती है, तो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक होता है ये कौन? केंचुआ। इसीलिए इस केंचुए को किसानों का दोस्त भी कहते हैं। जो किसान लोग हैं भैया, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनके लिए तो मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जब केंचुआ जो है मिट्टी को ऑटोमेटिकली उपजाऊ बना रहा है, तो केंचुए और किसान दोस्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसलिए किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुए को। इसको कहा जाता है केंचुए को किसानों का मित्र। ठीक साहब, तो केंचुआ क्या है? किसानों का मित्र हो गया। कौन? केंचुआ। केंचुआ क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी की वो उर्वरता में वृद्धि कर देता है। ये भी अपन ने समझ लिया। ठीक साहब, अब अपन मिट्टी वाले टॉपिक में ही एक टॉपिक और होता है छोटा सा, वो भी समझ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपने मृदा अपरदन सुना होगा दोस्तों, मृदा अपरदन, इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉइल इरोजन। क्या कहते हैं? सॉइल। मृदा अपरदन को अंग्रेजी में क्या बोले? यही तो बोलते हैं, सॉइल इरोजन, EROSION। अंग्रेजी रट लिया थोड़ी थोड़ी, हमने वो भैया मेरे क्या करें, फिर तुम लिबर लिबर करते हो कि भैया अंग्रेजी बताओ अंग्रेजी बताओ। तो थोड़ा जैसे अपरदन फपरदन जो चैट GPT से देख लेते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो तुम्हारे सामने थोड़ी लेक्चर झाड़ देते हैं। ओ येस आई नो, मृदा अपरदन इज द सिनोनियम्स ऑफ सॉइल एरोजन। यू हनी सिंह तुम्हारी दो लफ्ज अंग्रेजी में बोल के मैं भी एकदम यो हनी सिंह बन जाता हूँ साहब है कि नहीं? तो मृदा अपरदन क्या होता है साहब? सॉइल एरोजन। व्हाट इज द सॉइल एरोजन? यस आई नो, दिस इज द, मतलब दिस इज द के आगे क्या बोलूँ, मैं इतना ही बोल पाता हूँ, दिस इज द। यस यस, तो सॉइल इरोजन, बस इतना ही अंग्रेजी झाड़ पाता हूँ। यस यस बोल के यो हनी सिंह बन जाता हूँ। तो यस यस, व्हाट इज द सॉइल इरोजन? दिस इज द विनाश, दिस इज द विनाश ऑफ सॉइल्स विनाश को क्या कहेंगे? डेस्ट्रॉयन। दिस इज द डेस्ट्रॉयनेस, मतलब कुल मिला के मिट्टी कट गई भैया, मिट्टी कट गई, उसको क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। गाँव में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, अरे साहब खेत में मिट्टी कट गई भैया मेरे। तो जो मिट्टी होती है उसकी जो ऊपर की परत है, ऊपर की जो परत है उसका अगर विनाश हो गया, टूट गई वो चीज़, तो उसको कहा जाता है मृदा अपरदन। क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन। तो लिख लो भाई, मृदा अपरदन क्या है? मृदा की ऊपरी परत का विनाश, ऊपरी परत का विनाश होना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। ठीक साहब, मृदा अपरदन क्या कहलाता है? मृदा की ऊपरी परत का विनाश होना। क्यों होता है भैया ये मृदा अपरदन? कुछ तो कारण रहे होंगे ना। तो सबसे बड़े कारण अपन 2-4 लिख लेते हैं ताकि समझ लें, समझ में आ जाए क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये मृदा अपरदन ज़्यादा हो रहा है हिंदुस्तान में। तो देखो, एक तो जो पेड़ बहुत काटे जा रहे हैं, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो निर्वनीकरण हो रहा है साहब, निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन, पेड़ बहुत काटे जा रहे हैं इस वजह से। दूसरा, अत्यधिक, मतलब जो पशु होते हैं ना, जानवर, वो मिट्टी में ऐसे घूमते रहते हैं, खेतों में घूमते रहते हैं, तो वो ऐसे ही घूमते रहेंगे तो मिट्टी तो टूटी जाएगी, कट जाएगी। तो ये अत्यधिक पशुचारण भी होता है, अत्यधिक पशुचारण, इस वजह से भी मृदा अपरदन बहुत होता है, सॉइल इरोजन बहुत हो रहा है। ठीक साहब, और जैसे जैसे झूम की खेती होती है, झूम खेती समझ रहे हो? स्थानांतरित खेती कहते हैं इसको, ये टॉपिक तो मैं करा चुका हूँ ना, स्थानांतरित कृषि जिसको कहते हैं, कि मिट्टी में साहब कुछ जगह, कुछ ज़मीन थी वहाँ पे फसल कर ली, फिर अगली साल उसको जला दिया, फिर दूसरी जगह कर ली, फिर ये जला दिया, फिर तीसरी जगह कर ली। तो झूम खेती यही होती है, कुछ हिस्सों पे फसल करते गए, फिर उनको जलाते गए। इससे क्या होता है? मिट्टी खराब हो जाती है। तो मिट्टी खराब हो जाती है, इसका मतलब मिट्टी का विनाश हो जाता है। यही तो है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन के कारण क्या हो गए? एक तो हो गया डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ काटे जा रहे हैं, एक हो गया अत्यधिक पशुचारण कि पेड़ जो है बकरियाँ चर रही है, गाय भैंसियाँ सब चराई जा रही हैं खेतों में,
एक आपका झूम खेती हो गई। तो ऐसी बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं। एक लैंड स्लाइड भी होता है कि भैया भूस्खलन हो गया, लैंड स्लाइड कहते हैं इसको इंग्लिश में, लैंड स्लाइड, लैंड स्लाइड हो गया, इस वजह से मिट्टी का नुकसान हो गया। तो ये बड़े बड़े कारण हैं इसके। तो इसमें मेंस में ये सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल तो अपन ये प्री की क्लास चल रही है अपनी। तो अब अपन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स, चरण पूछे जाते हैं इसके, स्टेप, कि मृदा अपरदन के स्टेप्स बताओ साहब, कि मृदा अपरदन के चरण क्या हैं। क्रम में लगवाया जाता है, क्रम में, सीक्वेंस में लगवाया जाता है, क्रोनोलॉजी में। तो वो अपन समझ लेते हैं। तो देखो अब समझो आप, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले जो मृदा अपरदन हो रहा है, मिट्टी की जो टूट रही है, वो बूंद बूंद की, यानी बूंद अपरदन कहते हैं उसको। मतलब बूंद यानी छोटी छोटी जगह से टूट रही है मिट्टी, जैसे बूंद होती है छोटी सी, तो ये पूरा मिट्टी है, तो ये छोटी यहाँ टूट गई, छोटी यहाँ टूट गई, बूंद बूंद की तरह छोटे छोटे आकार में मिट्टी कट रही है, मिट्टी टूट रही है, मिट्टी का विनाश हो रहा है। तो इसको कहते हैं बूंद या बूंद अपरदन, ठीक साहब। इंग्लिश में भी मैं बता दे रहा हूँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लैश, SPLASH, स्प्लैश एरोजन, ठीक साहब, EROS। अपरदन तो समझ ही गए तुम, एरोजन ही बोलते हैं, तो वो तो टेंशन ही खत्म हो गई। इसका दूसरा नाम और है इस, ठीक है, बूंद अपरदन की, यानी स्प्लैश का एक नाम है आसफाल। तो कहीं कहीं आपको बूंद वर्ड मिलेगा, कहीं कहीं आपको आसफाल अपरदन भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो बूंद बूंद की तरह मिट्टी टूटी। अब जैसे मिट्टी तो ये थी, तो पहले तो बूंद बूंद की तरह टूटी, लेकिन जब अपरदन बढ़ गया, अब क्या, वो पहले स्टेप में तो बूंद बूंद की तरह टूटती है, अब क्या हुआ, अपरदन थोड़ा बढ़ने लगा, तो ये पूरी परत की पूरी जो परत है ना, इस पूरी परत का ही विनाश होने लगा। पहले तो बूंद बूंद हो रही थी, अब पूरी शीट है ये जो, उस शीट का यानी पूरी परत का ही विनाश होने लग गया। तो जो सेकंड स्टेप हो जाता है उसको कहते हैं परत अपरदन। क्या कहते हैं, परत अपरदन। इंग्लिश में इसको कहते हैं शीट एरोजन। पूरी की पूरी शीट ही खराब होने लग गई मिट्टी की, ठीक साहब। अब देखो अगला जो स्टेप है वो समझो। अगला स्टेप होता है, जैसे ये आपकी मिट्टी टूटने लगी थी, अब आपकी सीट है जो परत, वो भी ख़राब होने लगी। तो जब मिट्टी कटने लगेगी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ छोटी छोटी नालियाँ सी बनने लगेंगी। मिट्टी कटने लगी तो यहाँ नाली सी बनने लग गई, गड्ढे हो गए, मिट्टी में ही गड्ढे हो गए, मिट्टी की परत जो है वो उखड़ने लग गई, छोटी छोटी नालियाँ बनने लग गई, जिसको कहते हैं रिल। छोटी छोटी जो नालियाँ बनने लग गई, उसको क्या कहा जाता है, जियोग्राफी की लैंग्वेज में रिल कहा जाता है, रिल, ठीक है साहब। तो ये भी अपन ने समझ लिया। तो अगला स्टेप कौन सा हो गया, रिल अपरदन। कौन सा हो गया, रिल अपरदन, ठीक साहब। रिल को क्या कहेंगे, RILL, रिल। और रिल का मतलब क्या हो गया, छोटी छोटी नालियाँ। साथ में मैं लिख दे रहा हूँ ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको बात याद आ जाए कि रिल का मतलब क्या था, छोटी छोटी नालियाँ आपकी बनने लग गई। रिल के बाद जो अगला स्टेप है वो क्या होगा, तो ये देखो छोटी, यहाँ ये मिट्टी थी, यहाँ छोटी छोटी नालियाँ बन गई। अब इतनी मिट्टी कट गई है कि अब नालियाँ बड़ी बड़ी बनने लग गई। अब तो हद ही हो गई मिट्टी कटने की, अब बड़ी बड़ी नालियाँ बन गई। इसको ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहा जाता है अवनालिका अपरदन। क्या कहा जाता है, अवनालिका अपरदन। और इंग्लिश में कहते हैं इसको गली। मतलब इतनी बड़ी नाली बन गई, नालिका मतलब नाली, अव मतलब थोड़ा सा बड़ी हो गई, तो कि इतनी बड़ी नाली बन गई कि गली जैसी लगने लग गई है साहब, ठीक है। तो ये अगला जो ये हो गया, जो स्टेप हो गया, उसको कहते हैं अवनालिका। क्या कहते हैं, अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, गली। इसका मतलब क्या हो गया, बड़ी बड़ी नालियाँ। क्या हो गया इसका मतलब, बड़ी बड़ी नालियाँ। ये भी आपने ये भी समझ लिया इसका, ठीक है साहब, ओके। अब इसका एक स्टेप और होता है जो आखिरी है। जो आखिरी स्टेप होता है इसका वही होता है कि अब ये जैसे मिट्टी थी, तो मिट्टी में बड़ी बड़ी नालियाँ बहने लग गई। तो बड़ी बड़ी नालियाँ बहेंगी तो जो नालियों में क्या बहता है, नाली में बहता है पानी। तो इतना पानी मिट्टी में बहने लग गया कि एक स्ट्रीम की तरह बह रहा है, वो धारा की तरह बहने लग गया, पानी पानी हो गया हर जगह, धारा की तरह पानी पानी चलने लग गया। मिट्टी तो पूरी गायब हो गई, अब हर जगह पानी पानी दिखाई दे रहा है। तो वो उसको कहते हैं धारा चैनल अपरदन, यानी पानी जो है स्ट्रीम की तरह बह रहा है, धारा की तरह बह रहा है। तो अगला स्टेप जो हो जाता है वो जाता है धारा चैनल अपरदन, ठीक साहब। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, स्ट्रीम, स्ट्रीम चैनल एरोजन, ठीक साहब, स्ट्रीम चैनल एरोजन।
तो ये आपने पांचों के पांचों स्टेप भी देख लिए। ये क्रम से पूछे जा चुके हैं IAS PCS RO सब परीक्षाओं में कि मृदा अपरदन के जो चरण होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। सबसे पहले बूंद है जिसको आसफाल भी कहते हैं, फिर ये परत है जिसको शीट भी कहते हैं, फिर ये रिल है जिसको रिल कहते हैं छोटी छोटी नालियों वाले, फिर ये अवनालिका है जिसको गली कहते हैं बड़ी बड़ी नालियों वाले, और ये धारा चैनल है जिसको स्ट्रीम चैनल भी कहते हैं साहब। इस तरीके से ये पूरा आज हमने ज्योग्राफी का ये वाला टॉपिक कर लिया। कौन सा? लेटेराइट मिट्टी में भारत की मृदाओं वाला टॉपिक अपना पूरा ख़त्म होता है। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। अब हम भी 3-4 दिन थोड़ा फैमिली के संग टाइम बिताएंगे, आप लोग भी आनंद लीजिए। अब 3-4 दिन थोड़ा क्लास की हम रखेंगे छुट्टियाँ, आप लोग भी छुट्टियों का आनंद लीजिए। हमें भी टाइम 3-4 दिन का ही मिलता है परिवार के संग, बाकी नौकरी में सब समय चला जाता है पूरा। ठीक साहब। तो एक चीज़ आपको और बता दूं मैं यहाँ पे, अवनालिका अपरदन के बारे में अभी मेरे अचानक से दिमाग में आ गया कि जो चंबल वाला बेहड़ सुना हो अपना, चंबल का बेहड़ प्रदेश, ठीक है, चंबल का बेहड़ है जो, वो पूरा का पूरा इसी अवनालिका अपरदन से ही बन गया। बड़ी बड़ी नालियाँ उस मिट्टी में बहने लग गई और वो पूरा का पूरा बेहड़ हो गया। जो मिट्टी, बेहड़ मतलब क्या होता है? बेकार की जगह। बेहड़ बन गया चंबल का। और चंबल के बेहड़ प्रदेश, जो प्रदेश बन गए, उसमें किसका हाथ है? इसी गली का, यानी अवनालिका अपरदन का। और इसी चंबल के प्रदेश को वहाँ पर उत्खात भूमि के नाम से कहते हैं। उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है इस जगह को। किस जगह को? जो बेहड़ जगह है चंबल की, उसको उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। ये बात मेरे दिमाग में अभी आई तो मैंने हाल ही बता दी। फिलहाल आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में एक आप आंसर दे के जाइए। कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर दो साहब कि बेरी जाम झील किस राज्य में है, आपको बताना है साहब। बेरी जाम झील किस राज्य में है, ये स्टेट आपको बताना है। हैप्पी दिवाली अगेन दोस्तों। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।